जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो ऑन डिमांड सीरीज के वीडियो सीरीज में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिटेग लेफ्लर्स थ्योरम। तो इसको बहुत ही पेशेंस के साथ बैठ के देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग थ्योरम होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम बेसिकली टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं, किसमें क्या क्या यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जिस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा वो है सिंगुलैरिटी। आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि बेसिक के इसके बारे में आता होगा। और उससे पहले है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। एनालिटिक फंक्शन, चूंकि हम लोग ये सारा बात कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कर रहे हैं, तो एक ऐसा फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी डोमेन में हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। एक ऐसा फंक्शन जो गिवन डोमेन में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो ये तो था एनालिटिक फंक्शन का बात। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें सिंगुलैरिटी क्या है, क्योंकि सिंगुलैरिटी के बारे में भी यहाँ पे वर्ड आया है, तो हमको समझना पड़ेगा सिंगुलैरिटी क्या है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई एक ऐसा पॉइंट मान के चलते हैं, कोई ए ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, पर इस पॉइंट के हर एक नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलता है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि वो पॉइंट सिंगुलैरिटी है। एग्जांपल लेना चाहूंगा, मान के चलिए मैं 1/z लूं, तो इस 1/z में z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा, 1/0 इन्फिनिट हो जा रहा है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। तो z इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन z 0 के हर एक नेबरहुड 0.1 ले लें या तो फिर -0.1 ले लें, तो हर एक इस पॉइंट पर हम देखें तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट ना करे वो होता है सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड आता है। तो सबसे पहले हम इसमें आइसोलेटेड के बारे में ही ओनली बात करेंगे। इसका एक फॉर्म होता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एक होता है पोल, और एक होता है इसेंशियल इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो इसमें हम लोग का यूज होने जा रहा है पोल, इसलिए मैं पोल के बारे में बताना चाहूंगा। अगर हम लोग किसी पॉइंट पर सिंगुलैरिटी चेक कर रहे हैं, मान के चलिए z इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, तो अगर लिमिट z टेंडिंग टू ए और एफ ऑफ जेड का जो वैल्यू है वो इन्फिनिट आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर पोल है। ये बाई फार्मूला था। नॉर्मली अगर चेक करें तो जहां पर फंक्शन इन्फिनिट हो जाए वैल्यू पुट करने पर, उस पे पोल होगा। इसको अगर हम अच्छे से सोच पाए तो ऐसे वैल्यू जिसमें डिनोमिनेटर में कोई एक वेरिएबल है, जैसे 1/x-1 ले लिया, तो ये x इक्वल टू 1 पे इन्फिनिट हो जा रहा है। 1/z-2 ले लिया, तो ये z इक्वल टू 2 पे इन्फिनिट हो जा रहा है। तो यानी डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल हो, इस टाइप के वैल्यूज को हम लोग पोल वाला सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से सिंगुलैरिटी और पोल के बारे में आप लोग थोड़ा सा कंफर्म हो गए होंगे। उसके बाद एक चीज जिस पे बात करना मैं सही समझूंगा वो है रेसिड्यू। रेसिड्यू बेसिकली हम लोग जिस पॉइंट पे हमको सिंगुलैरिटी मिलता है उस पे चेक करते हैं। और इसके लिए एक फार्मूला होता है, हायर ऑर्डर के लिए फार्मूला होता है रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू एफ जेड। दिस इज इक्वल टू 1/n-1 का फैक्टोरियल dn-1/dz(n-1). और यहाँ पे लिमिट भी रहता है, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए और z-a टू द पावर n एफ जेड। लेकिन जब इसको हम लोग सिंपल पोल यानी ऐसा पोल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, मान के चलिए, अगर सिंपल वर्ड में बोलूं, वेरिएबल का पावर 1 है, तो ऐसे पोल को हम लोग बोलते हैं सिंपल पोल। अगर उससे हायर ऑर्डर का है तो डबल पोल, ट्रिपल पोल और हायर ऑर्डर का पोल होगा। तो ये तो जो फॉर्मूला था हायर ऑर्डर के सिंगुलैरिटी के लिए था। अगर सिंपल पोल के लिए देखें तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, दिस इज एफ जेड, दिस इज इक्वल टू होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू ए z-a एफ जेड। तो ये सब तो था बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके यूज के बिना हम लोग इस थ्योरम को नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इन बेसिक चीजों को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को थ्योरम का स्टेटमेंट मिल गया है।
इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इन फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन आर सिंपल पोल। ये क्या बोल रहा है? एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई फंक्शन है। इसको थोड़ा इमेज बना के ट्राई करते हैं। मान के चलिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है और एफ जेड इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का ओनली जो सिंगुलरिटी है वो सिंपल पोल है, यानी पोल टाइप का सिंगुलरिटी, सेकंड सिंगुलरिटी का सेकंड काइंड है। और पोल टाइप का सिंगुलरिटी है यानी कि वो होगा क्या, वन अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का कोई सिंगुलरिटी होगा, जिसमें एक वैल्यू पुट करने पर वो इन्फिनिट हो जाता होगा। और वो जो पोल दिया है वो सिंपल पोल है, यानी ऑर्डर वन का है। मान लेते हैं ये इधर सब पोल है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ यहाँ फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। वो क्या बोल रहा है कि इसमें जो एक पोल मिलेगा वो अपने दूसरे वाले पोल से, अगर ये सेंटर है तो यहाँ पे एक पोल मिल रहा है तो अगला पोल उसके बगल उससे बड़ा होगा, तीसरा पोल उससे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है। इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू आल्सो सपोज दैट। इसके अलावा वो बता रहा है कि फर्स्ट कंडीशन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए वन ए टू ए एन बी बी वन। वो बता रहा है कि हर एक पॉइंट जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है वहां पे उसके जो रेसिड्यू का वैल्यू है वो बी वन बी टू एंड डैश डैश बी एन है। मैं रेसिड्यू के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सामान्यतः हम तो कैलकुलेटिव देख लेते हैं कि रेसिड्यू क्या है, पर रियल में रेसिड्यू वह वैल्यू है जहां पर अगर फंक्शन का सिंगुलरिटी मिल रहा है, यानी जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, उसके आस पास के वैल्यू का जो कंटूर इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, वही रेसिड्यू होता है। तो यहाँ पे b1 b2 b3 जहां पर फंक्शन खत्म हो जा रहा है उसके आसपास के इंटीग्रेशन का वैल्यू है। अब सेकंड कंडीशन दिया है सी एन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ सर्कल। अब सी एन एक सीक्वेंस है, या सर्कल का होगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर का, आप रेडियाई आर एन मान के चलते हैं। सी एन एक सर्कल है, रेडियस आर एन का, यानी सी वन लेंगे तो रेडियस आर वन, सी टू लेंगे तो रेडियस आर टू, सी थ्री तो रेडियस आर थ्री, सी फोर, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। सी एन क्लोजेस ए वन ए टू ए एन ऑन द सर्कल सी एन। ये बोल रहा है अगर ये सी एन एक सर्कल है और इसी प्लेन पे पोल्स है, तो इस जब हम सी वन देख सी एन के लिए देखेंगे तो इसके आसपास का पोल, यहाँ पे सी वन होगा, यहाँ पे सी टू होगा, यहाँ पे सी थ्री होगा, यहाँ पे सी फोर होगा। तो जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता जाएगा सर्कल और उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, तो ये सब क्लोज होते जाएंगे इन सारे पोल्स के, ए वन ए टू ए थ्री और ए एन। तो सेकंड कंडीशन का ये वर्ड इस चीज को डिनोट कर रहा है, ऑन द सर्कल सी एन एंड एफ जेड इज लेस देन एम। ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, लेस देन एम यानी बाउंडेड है, वेयर एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। एम इंडिपेंडेंट है एन का मतलब, यानी एम कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है। एन यानी सर्कल चेंज हो रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सर्कल का चेंज का मतलब सी वन एक अलग सर्कल है, सी टू अलग है, सी थ्री अलग है, अलग अलग रेडियस के लिए। independent of n tends to infinite of for all value of z except पोल। तो अगर इन सारे कंडीशन होल्ड हो रहे हैं तो हमको प्रूव करना है कि जो एफ जेड है वो इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट तो बाई मैथमेटिकली एक चीज को डिनोट कर रहा है। रियल में ये क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। रियल में ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग कोई एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लें और उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमको कोई सिंगुलरिटी मिल रहा है तो वो सिंगुलरिटी पोल टाइप का होगा, पहला चीज जो इन्होंने बोला। और सेकंड, उस पोल टाइप के सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक रेसिड्यू मिलेगा जरूर, और उसी रेसिड्यू का मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि उस पोल को भरने के लिए, क्यों? क्योंकि रेसिड्यू उस पोल के आसपास के वैल्यूज का इंटीग्रेशन है, यानी उस पोल जहां पर इन्फिनिट हो रहा है उसको भरने के लिए रेसिड्यू आ रहा है, और वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को प्लेन करना चाह रहा है, यानी कहीं पे सिंगुलरिटी छोड़ना नहीं चाह रहा। पोल पे सिंगुलरिटी आ गया है, इसीलिए उसको भरने के लिए जो हमारे पास वैल्यू आया है वो है हम लोग का रेसिड्यू, और जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमको मिला है। तो ये तो था मिटैग लेफ्लर थ्योरम का एम कि क्यों ये थ्योरम आया है। अब जल्दी से इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि लेंदी प्रूफ है और लॉन्ग प्रूफ है और हम लोग बहुत ज्यादा बात किए जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ के स्टार्ट में हमको एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रूफ में सबसे पहले एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ता है। तो हम लोग एफ जेड पे बात करें तो वही ले लेते हैं। लेट
एफ जेड बी एनी फंक्शन, बी एनी फंक्शन, लेट एफ जेड बी एनी फंक्शन। अब एफ जेड को जैसे ही कोई फंक्शन हम लोग कंसिडर किए, हम लोग क्या करेंगे, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे एक इंटीग्रल कंसीडर कर लेंगे। फंक्शन लेने के बाद एक इंटीग्रल कंसीडर, ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज होता है, कई बार हमको ऐसे फंक्शन कंसीडर करने पड़ते हैं। लेट अस कंसीडर एन इंटीग्रल, हम लोग एक इंटीग्रल कंसीडर कर रहे हैं और उस इंटीग्रल का वैल्यू है आई, दिस इज इक्वल टू सी एन। सी एन क्यों लिए, जिस सर्कल पे ये सब बात चल रहा था, एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी। और यहाँ पे जो इंटीग्रल का वैल्यू है वेयर, यहाँ पे एफ जेड इक्वल टू हम लोग लेके चले हैं एफ टी अपॉन टी माइनस जेड। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको कुछ इंटीग्रल कंसीडर करने पड़ते हैं। अब ये जैसे ही हमने लिया, यहाँ पे हम बोल क्या रहे हैं, ये z एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया। आप लोग थ्योरम की स्टार्टिंग में अगर पता होगा तो इसका बोल है कि इसमें जो पोल है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो ओनली सिंपल पोल है, पहला बात। और दूसरा वो सारे पोल है a1 a2 a3 a4। लेकिन यहाँ पे अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखें तो z पे अगर हम लोग t पुट कर दें तो ये भी अपने आप में एक अनडिफाइंड फंक्शन होगा, सिंगुलरिटी होगा और सिंपल पोल टाइप का होगा, यानी जेड भी यहाँ पे सिंपल पोल दे रहा है। तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि जेड पॉइंट है कहाँ का। तो क्या लिख देते हैं, हेयर जेड बीइंग एनी पॉइंट इनसाइड द जेड बीइंग एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल सी एन। इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देन द फंक्शन जो हम लोग अभी लेके चले थे एफ जेड, देन द फंक्शन एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू एफ टी अपॉन टी माइनस जेड हैज सिंपल पोल। हम बोल रहे हैं कि इस फंक्शन के पास सिंपल पोल होगा। क्यों सिंपल पोल होगा अभी समझते। देखिए होता क्या है यहाँ पे, सिंस t माइनस जेड को अगर हम इक्वल टू 0 पुट करें तो t इक्वल टू जेड मिल रहा है, z इक्वल टू टी पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है और यहाँ पे जो z का पावर है वो 1 है, यानी कि जो पोल बनेगा वो सिंपल पोल बनेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस एफ जेड हैज सिंपल पोल, ये तो हमने जो लाइन लिखा था वो हम लोग का ट्रू हो गया है, एफ जेड हैज सिंपल पोल। सिमिलरली एनी पोल ऑफ एफ जेड, सिमिलरली अभी हम लोग लेके चले थे कि एफ जेड के जितने भी पोल होंगे सब के सब सिंपल पोल होंगे, तो हम उसी चीज को लिख रहे हैं। सिमिलरली एनी पोल ऑफ एफ जेड, एनी पोल ऑफ एफ जेड हैज सिंपल पोल, वो सिंपल पोल होगा। तो ये लाइन गिवन डाटा से आया है। अब तक हम लोग ओनली गिवन है उसी चीज को ब्रीफ करते जा रहे हैं। अब देखिए अभी जो हमने एक पोल बताया, वो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम एक सर्कल सी एन लिए थे और एफ जेड एक फंक्शन डिफाइन किए थे जिसमें जेड पॉइंट पर हमको पोल मिल रहा था, जिसके बारे में हम कंसीडर किए थे वहां का जेड है। और हमको जो स्टेटमेंट से मिला है उसमें A1 पे, A2 पे, A3 पे, A4 पे पोल मिला है बाई स्टेटमेंट, और जेड तो हमने कंसीडर किया था वहां से पोल मिला है। तो ये बाकी A1 A2 A3 के लिए पोल के लिए भी हमको रेसिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जेड के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर इन सारे A1 A2 AN के लिए। सिंस एफ जेड हैज पोल, since fz has a pole at z a1 a2 a3 and so on up to an, तो क्या करेंगे, रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं, रेसिड्यू एट जेड, क्योंकि ये स्टेटमेंट में है यानी हम इसको यूज कर सकते हैं। एट जेड दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू
टी टेंडिंग टू जेड टी माइनस जेड, ये टी माइनस ए के प्लेस में जेड आ गया, इंटू एफ जेड का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ टी अपॉन टी माइनस जेड, ये हम लोग का एफ जेड का वैल्यू है, पोल के डेफिनेशन से ये आ गया। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू जेड, ये दो वैल्यू कैंसिल, बचा क्या, एफ टी, और दूसरे टी टेंडिंग टू जेड में जैसे ही ये पुट करेंगे हम एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। तो हम लोग को रेसिड्यू एट जेड जो मिला वो मिला एफ जेड के इक्वल। यहाँ पे ये समझते हैं, पोल का डेफिनेशन थोड़ा याद दिला दूंगा, इसमें होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग A1 A2 A3 के लिए रेसिड्यू देखेंगे। नाउ रेसिड्यू एट an, अभी nth टर्म के लिए चेक कर लेते हैं, फिर उसको सब के लिए अप्लाई कर देंगे। nth टर्म के लिए चेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू an t माइनस an, क्योंकि पॉइंट अभी चेंज हो गया, वहां पे z था, यहाँ पे an आ गया, इंटू एफ जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, f ऑफ t अपॉन t माइनस जेड, एफ ऑफ जेड का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया एफ जेड। अब अगले स्टेप में क्या जाएगा, लिमिट, ये सारे सिंपल पोल के फार्मूले लग रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा चेंज नहीं है, t टेंडिंग टू ए एन, हम लोग इसको सेपरेटली लिमिट लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू तुरंत हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे अगर पहले एक्सप्रेशन में हम देखें तो t टेंडिंग टू ए एन पे अगर n पुट करें तो n माइनस एन जीरो हो जाएगा, तो पूरा रेसिड्यू जीरो हो जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेंडिंग वैल्यू है, यानी कभी एग्जैक्टली उस पर नहीं पहुंचेगा, तो हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम राइट साइड पे काम करते हैं। अगर t टेंडिंग टू ए एन है तो मान के चलिए हमको इधर मिलेगा क्या, f ऑफ ए एन, तो इसको हम लेट कर लेते हैं बी एन के इक्वल, और क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट पर जो रेसिड्यू मिलेगा उसको b1 b2 b3 bn बोला है, यानी n पे जो रेसिड्यू मिलेगा वो bn होगा, तो एफ ए एन इक्वल टू बी एन ले लिए, और t टेंडिंग टू ए एन है यानी वो ए एन माइनस जेड बन जाएगा। हमको ये टोटल वैल्यू मिलेगा क्या के इक्वल, यह मिलेगा बी एन अपॉन ए एन माइनस जेड के इक्वल। तो रेसिड्यू एट ए एन, एक पॉइंट के लिए जो रेसिड्यू था nth पॉइंट के लिए, वो बना बी एन अपॉन एन माइनस जेड। अगर इसको मैं देखूं a1 के लिए तो मिलेगा b1 अपॉन a1 माइनस जेड, a2 के लिए देखूं तो मिलेगा b2 अपॉन a2 माइनस जेड। अगर मैं इन सारे रेसिड्यू को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ n, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ bn अपॉन an माइनस जेड। तो ये हम लोग का था रेसिड्यू कैलकुलेशन। अब और आगे बढ़ते हैं, अब हमको लगाना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। नाउ बाय कॉची's इंटीग्रल थ्योरम, नाउ बाय कॉची's इंटीग्रल थ्योरम, क्या बोलता है कॉची's इंटीग्रल थ्योरम, कि जो 1/2 पाई आई हम लोग का वैल्यू है वो इक्वल होता है किसके, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज, ये जो इक्वल होगा सी एन एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी, ये इक्वल होगा 2 पाई आई सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज, अब देखिए 2 पाई आई को इस साइड ले आते हैं, 2 पाई आई सी एन, और यहाँ पे है हम लोग का एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी, और इधर हो जाएगा 2 पाई आई इस साइड आ गया। अब सम ऑफ आर रेसिड्यू, पहला वाला हमको जो सम मिला था वो मिला था, रेसिड्यू मिला था वो मिला था एफ जेड, प्लस सेकेंड वाला मिला था समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट बी एन अपॉन ए एन माइनस जेड, ये हमको मिला था। अब हम करेंगे क्या, हम लोग को जो करना है इसमें से एक इक्वेशन बना के वैल्यूज कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 बना दिया, सपोज एफ जेड
अब इतना काम करने के बाद हमको एक सपोज करना है। सपोज एफ जेड इज एनालिटिक एट टी इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है, क्योंकि इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये टी इक्वल टू जेड पर अनडिफाइंड हो रहा है। उसके बाद कोई सा भी टी का वैल्यू लो वो उस पर डिफाइंड है, तो हम एक वैल्यू ले रहे हैं टी इक्वल टू 0। लेट एफ जेड इज एनालिटिक इन टी इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि जो एफ जेड है वो टी इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टी इक्वल टू जेड हमको शुरू में मिला था, वहां से लिख सकते हैं टी इक्वल टू सॉरी सॉरी जेड इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम इक्वेशन में पुट कर दे तो क्या मिलेगा, 1/2 पाई आई, और यहाँ पे है सी एन फंक्शन ऑफ टी अपॉन, यहाँ पे z इक्वल टू 0 पुट किए हैं तो बचेगा टी डी टी, और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ 0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पे बी एन है और नीचे में ए एन, क्योंकि z 0 हो गया तो इसको हम ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, हमको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1/2 पाई आई, और ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं सी एन, और ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिला था 1/t माइनस जेड, और माइनस किए हैं तो 1/t दूसरे साइड का एफ टी डी टी, और दूसरे साइड हमको मिल जाएगा एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 प्लस क्या था, अगर मैं एक साथ इसको लिखूं समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट और बी एन को कॉमन लूं तो बचेगा क्या, 1/a n माइनस जेड एन माइनस 1/a n, यही बचेगा। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, 1/2 पाई आई और सी एन। अब देखिए इसमें नीचे में आ जाएगा टी एंड टी माइनस जेड, और ऊपर में चला जाएगा टी, ऊपर जाएगा और टी माइनस जेड, टी माइनस टी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस जेड प्लस हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा जेड। ये बचेगा हम लोग का एफ टी डी टी। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, और दूसरे साइड में बचेगा एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 प्लस, यहाँ पे हमने लिया है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट बी ऑफ n, और यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में है ए एन माइनस जेड ए एन, और न्यूमरेटर में पॉजिटिव जेड आ जाएगा, तो इतना वैल्यू आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमको मिलेगा, हम लोग जल्दी से इसको थोड़ा करते हैं, 1/2 पाई आई, और यहाँ पे है सी ऑफ एन, और यहाँ पे है हम लोग का जेड अपॉन टी, टी माइनस जेड डी टी। ये हम लोग का एक साइड का है, यहाँ पे एक एफ टी भी बचा हुआ है एफ टी, और दूसरे साइड है हम लोग का एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 प्लस समेशन में है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट जेड इंटू बी एन, और नीचे में है ए एन माइनस जेड इंटू ए एन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें हम ओनली एलएचएस साइड को सॉल्व करेंगे, इसमें हम एलएचएस साइड को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, आरएचएस में काम नहीं करना। एलएचएस में देखिए अगर मैं इस एलएचएस साइड का मॉड ले लूं, सिंस मॉड ऑफ 1 इसका मॉड लेने से पहले एक और वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है लिमिट, फिर हम लोग मॉड लेंगे। तो एलएचएस में टेकिंग लिमिट, then we have टेकिंग लिमिट, देन वी हैव, अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट ने तो लेफ्ट साइड में मिलेगा 1/2 पाई आई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, और c ऑफ n z अपॉन t, t माइनस जेड एंड एफ टी डी टी। इतना काम किए, उसके बाद अब हम लोग मॉडुलस लेंगे, सिंस हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ 1/2 पाई आई लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिट और सी एन जेड अपॉन टी टी माइनस जेड एफ टी डी टी, ये जो है ये लेस देन इक्वल टू होता है। यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है? ये वाला फार्मूला लगेगा। मोड ऑफ, हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का मॉडुलस के लिए रूल होता है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस, सॉरी इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ, तो वो कंडीशन यहाँ पे लगने जा रहा है। वहां से क्या मिल जाएगा? 1/2 पाई आई। अब देखिए आई का जो मॉडुलस होता है आयोटा का, वो होता है 1 के इक्वल, तो वहां से हमारे पास ओनली 2 पाई बचेगा। 2 पाई आयोटा के लिए लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद मॉडुलस ऑफ जेड रहेगा, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ एफ टी, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद नीचे में है मॉडुलस ऑफ टी एंड मॉडुलस ऑफ टी माइनस जेड, और यहाँ पे हम लोग का डी टी। अब देखिए इसमें से जो हम लोग का मोड ऑफ एफ टी है ये लेस देन इक्वल टू एम है, क्योंकि हम इसको स्टेटमेंट में हमको मिला है ये लेस देन एम बाउंडेड है बोल के, तो ये वहां से हमको इसका वैल्यू मिल गया। हमको मोड जेड का वैल्यू फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे मोड टी जो होता है वो रेडियाई के इक्वल है, तो हम रेडियाई से हम मोड टी और मोड टी माइनस जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा देखते हैं। सिंस मोड ऑफ एफ टी दिस इज लेस देन एम, ये जो है ये लेस देन एम है, हमको मिला है एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड यानी कि जेड के हर एक वैल्यू को चेक कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ एफ टी दिस इज लेस देन एम हो जाएगा। और सेकंड जो टी है वो है इसके रेडियाई की इक्वल यानी आर एन की इक्वल, और हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब मोड ब्रेक होता है तो दूसरे साइड यूलर फार्मूला यूलर का आयोटा आ जाता है आर एन ई टू द पावर आई थीटा, तो वहां से अगर हम डी टी कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा आर एन आयोटा ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा, और इसका भी अगर मॉडुलस वैल्यू लें तो आर एन एज इट इज, और आई ई आई थीटा ये 1 हो जाता है, क्योंकि आई ई आई थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला में कन्वर्ट होता है, और आयोटा अपने आप में मॉड वैल्यू 1 है तो वहां से 1 आ जाता है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा आर एन डी थीटा, और इसके अलावा हमारे पास कुछ चेंज करने का वैल्यू बचा नहीं। अब जैसे ही इस पे वैल्यू पुट करेंगे वो हम लोग का लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है, लेफ्ट साइड का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? वो आ जाएगा दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट, और यहाँ पे जो है मोड जेड एज इट इज इनटू, यहाँ पे आ जाएगा एम एफ टी के लिए, यहाँ पे इंटीग्रल साइन हट गया ना क्योंकि हमने वैल्यू टेंड करा दिया है इसको रेडियन में चेंज करके, और अपान में आ जाएगा आर ऑफ एन, और यहाँ पे आ जाएगा आर एन माइनस मोड ऑफ जेड, इस पे कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए शुरू में क्या बोला था, सिंस आर एन सिंस एज एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट आर एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हम सर्कल पे बात किए सी एन, इसका जो रेडियस है वो आर एन है, यानी कि C1 सर्कल के लिए R1 रेडियस, यानी उस टाइम छोटा रेडियस है R1 रेडियस, C2 लिया बड़ा रेडियस, C3 लिया बड़ा रेडियस, तो Rn टेंडिंग टू इन्फिनिट का मतलब है कि जो सर्कल है वो बड़ा होते जा रहा है, इसका सर्कल का जो रेडियस है बड़ा हो रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है, यानी कि जब Rn इन्फिनिट पे जाएगा तो सर्कल भी एक इन्फिनिट सर्कल बन जाएगा अपना Cn, तो वहां से क्या बोल सकते हैं कि जो पूरा का पूरा वैल्यू है वो इन्फिनिट पे चला जाएगा, यानी रेडियस इन्फिनिट पे चला जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अगर ये वैल्यू इन्फिनिट हो जाए और ये वैल्यू इन्फिनिट हो जाए तो समथिंग समथिंग अपॉन इन्फिनिट हम लोग जानते हैं किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है, तो वहां से अगर हम इसमें वैल्यू देखना चाहें तो क्या जाएगा, ये जो वैल्यू होगा टोटल वैल्यू दिस इज टेंडिंग टू 0 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिट हो जाएगा, यानी कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लेके चला था, क्या चला था? हमने लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लेके चले थे 1/2 पाई आई और सी ऑफ एन,
यहाँ पे था जेड अपॉन टी माइनस जेड एफ टी डी टी, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब बाई इक्वेशन 3 देखिए, हमको एक साइड तो पहले ही मिल गया था। बाई इक्वेशन 3 हमको क्या मिला था, लेफ्ट साइड जो था ये वैल्यू था, और राइट साइड में हमको जो वैल्यू मिला था वो था एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0, और प्लस में था समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट b ऑफ n, और अपॉन में हम लोग का था a n माइनस जेड इंटू ए एन, और ऊपर में एक जेड वैल्यू भी था। तो ये हम लोग का इतना वैल्यू आया था राइट साइड में। अब अगर ये वैल्यू इसके इक्वल 0 आ गया है तो हम यहाँ से अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, एफ ऑफ जेड, अगर एफ जेड उस साइड चला गया तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 एंड माइनस, अब मान चले बी एन बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा बी एन, और समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट, और बचे हुए वैल्यू का जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे z अपॉन ए एन माइनस जेड एंड ए एन का, तो जो मिलेगा वो यही वैल्यू है, ए एन माइनस जेड माइनस प्लस 1 अपॉन ए एन, क्योंकि ए एन मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, ये उधर, तो वहां से हमको मिल जाए, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा जो हम लोग का यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लंबा सा वीडियो समझ में आया होगा, और इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग था, समय बहुत लिया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।